श्यामलाल ने बड़ी मुश्किलों से बेटी की शादी की, लेकिन अब उसने ससुराल में जाकर माँ की बातों में आकर हंगामे खड़े कर दिए और कुछ ही दिनों बाद डाइवोर्स लेकर घर आ गई तो श्यामलाल जी परेशान हो गए, क्योंकि अभी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा था। कुछ दिन बाद माँ बेटी ने भाई के कान भरने शुरू कर दिए कि पत्नी को डाइवोर्स दे दो, तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। जब श्यामलाल की बहू ने ये सुना तो उसने रोते हुए श्यामलाल जी को सारी बात बता दी तो उनका पारा हाई हो गया और वो गुस्से में आ गए। तभी माँ बेटी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि श्यामलाल जी की बेटी राधिका विदा हो रही थी। वो बार बार पलटती और अपनी माँ के गले लग लग कर रोने लग जाती। श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। हर बेटी को एक दिन विदा होना ही होता है और तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, तुम ज़रूर खुश रहोगी। श्यामलाल जी ने उसे तसल्ली दी तो राधिका के पति विवेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। सच में वो एक अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। थोड़ी देर के बाद राधिका विदा हो गई तो हॉल के दरवाजे पर खड़े श्यामलाल जी ने अपने माथे से पसीना पोंछा। एक बड़ा कर्तव्य पूरा हो गया था। हॉल के किराए के बाकी पैसे कब देंगे श्यामलाल जी? वैसे तो किसी के साथ तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप पुराने जान पहचान वाले हैं, इसलिए मैं आधा किराया बाद में लेने के लिए तैयार हो गया था। हॉल का मालिक मूंछों को ताव देते हुए श्यामलाल जी के पास आ गया था। श्यामलाल जी ने नज़र बचाकर इधर उधर देखा। मेहमान अभी जा रहे थे। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में मैं आपके बाकी के पैसे भी दे दूंगा। श्यामलाल जी ने उसे विश्वास दिलाया। बेटी की शादी उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ गई थी। हॉल और खाने का खर्च इतना ज़्यादा था कि वो बेटी को दहेज देने के बारे में सोच भी ना सकते थे। किस्मत अच्छी थी कि राधिका के ससुराल वालों ने साफ कह दिया था कि उन्हें दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्यामलाल जी की पत्नी विमला को तो ये सुनते ही भड़क उठी थी। अरे ऐसी भी क्या परेशानी आई है कि इकलौती बेटी को विदा करना है? लोग सौ सौ बातें बनाएंगे। मैं तो शानदार दहेज देना चाहती हूँ अपनी बेटी को। जैसे भी व्यवस्था होती है करें, चाहे किसी से उधार ले लें, बाद में अदा करते रहिएगा। विमला देवी ने लापरवाही से कहा था। श्यामलाल जी अपना सर पकड़कर रह गए। मामूली सी पेंशन से वो इतनी शानदार शादी का खर्चा कैसे उठाते? लेकिन विमला देवी ने तब तक उन्हें रिश्ते के लिए हाँ न करने दी जब तक कि उन्होंने दहेज देने का वादा न कर लिया। विमला देवी ने अपनी मनवाकर छोड़ी। लाखों का कर्ज लेकर श्यामलाल जी ने आज शानदार दहेज अपनी बेटी को दिया था, मगर वो खुश थे कि कम से कम बेटी की शादी का बोझ उनके सर से उतर गया। हॉल से सारे मेहमानों को विदा करके वो घर आए तो कुछ करीबी लोग ही उनके घर पर रुके थे। उनके सोने की व्यवस्था करके जिस समय श्यामलाल जी अपने कमरे में आए, विमला देवी फोन कान से लगाए बड़ी गंभीरता से बात कर रही थी। रात के इस समय किसका फोन है? श्यामलाल जी ने घड़ी में समय देखा, जहां 2 बज रहे थे, मगर विमला देवी उनसे अनजान फोन पर कह रही थी, तुम चिंता मत करो राधिका, सुबह नाश्ता लेकर मैं जब आऊंगी तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों के सारे नखरे ठीक कर दूंगी। आखिर उन्होंने समझा क्या है मुझे, बस तुम चिंता मत करो। विमला देवी शायद अभी कुछ और भी कहती, मगर दूसरी ओर राधिका ने यह कहकर फोन काट दिया था कि कमरे में कोई आ रहा है। विमला देवी ने फोन काटा तो श्यामलाल जी परेशान से खड़े थे। क्या हुआ है राधिका को? तुम क्यों परेशान हो? उन्होंने पूछा तो विमला देवी बोली, अरे होना क्या है, राधिका की चालाक सास ने कोई रस्म नहीं करने दी, मुंह दिखाई और जितनी भी रस्में थी उनमें वे मिलने वाले सारे पैसे घर में काम करने वाली औरतों को दे दिए। क्यों उसकी दुआ लगेगी? अरे भाई देने हैं तो अपनी जेब से पैसे दो, मेरी बच्ची के पैसे क्यों दिए हैं? सुबह मैं देखती हूँ जाकर। विमला देवी कठोर स्वर में कहते हुए करवट लेकर लेट गई थी। श्यामलाल जी को अच्छा तो न लगा, लेकिन वो जानते थे कि रात के इस समय विमला से बहस करना ठीक नहीं, इसलिए खामोशी से लेट गए। सुबह विमला देवी ने अच्छी बेकरी से नाश्ता मंगवाने को कहा था। कितने लोगों का नाश्ता लाऊं? श्यामलाल जी ने पूछा तो विमला देवी एकदम बोली, कितने लोग क्या मतलब? सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का नाश्ता आएगा, बाकी घर वालों का ठेका थोड़ी ले रखा है हमने, वो खुद अपना नाश्ता बनाकर कर लेंगे। विमला देवी ने कहा तो श्यामलाल जी सोचकर रह गए, लेकिन जेब में रुपए भी ना होने के बराबर थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने विमला देवी की बात मान ली। 2 लोगों का नाश्ता लेकर जिस समय वो राधिका के ससुराल पहुंचे, विमला देवी का मूड खराब था। उन्हें अंदर राधिका के शानदार बेडरूम में पहुंचा दिया गया। राधिका सजी सजाई नया सूट पहनकर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव खराब थे। माँ ये देखो कितनी हल्की सी अंगूठी दी है विवेक ने मुझे मुंह दिखाई में, भला ये भी कोई अंगूठी है? सब कितना हंसेंगे, इससे ज्यादा कीमती अंगूठी तो मेरे दहेज की है। राधिका ने मुंह फुलाकर अंगूठी उनके आगे की थी। विमला देवी ने भी अंगूठी देखते ही अपने सीने पर हाथ रखा। हाय हाय, ये अंगूठी अंगूठी कम छल्ला ज्यादा लग रहा है। अरे कहाँ है तुम्हारी सास, बुलाओ अभी उनको। उन्होंने इतना ही कहा था कि राधिका की सास कमरे में आ गई। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी
उनके चेहरे पर शर्मिंदगी सी फैली हुई थी। माफ करना बहन, मुंह दिखाई के लिए विवेक के पास रुपए ही नहीं बचे थे। आप लोगों ने ही कहा था कि रिसेप्शन के शानदार हाल में करना है, और फिर 25 जोड़े और साथ में सोने के कई सेट। ये सब कुछ बनाते बनाते मुंह दिखाई का तोहफा लेने के लिए उनके पास पैसे ही ना बचे थे। मगर चिंता ना करे, वो बाद में राधिका को कोई अच्छी चीज दिला देगा। राधिका की सास शर्मिंदगी से कह रही थी, मगर विमला देवी का मुंह बन गया था। अरे यही गिफ्ट तो सारी जिंदगी यादगार होता है, यही अच्छा नहीं दिया तो आगे क्या ही अच्छा करेगा, वो मुंह बनाते हुए कह रही थी। इतना कहते हुए वो ये भी भूल गई थी कि 3 सोने के सेट जो दिए थे वो भी तो विवेक ने ही बनवाए थे। राधिका की सास सीधी औरत थी। वो खामोशी से कमरे से निकल गईं। उन्होंने विमला देवी और श्यामलाल जी के लिए चाय बनवाई, मगर सिर्फ श्यामलाल जी ने ही चाय पी। विमला देवी मुंह बनाकर बैठी रहीं। मुझे इतनी तेज चीनी वाली चाय पसंद नहीं, वो हर बात में कीड़े निकाल रही थी। राधिका के ससुराल वालों को तुरंत अंदाजा हो गया कि वो सिर्फ लड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं। वो सीधे लोग थे, उन्होंने किसी भी बात पर बहस करना ठीक नहीं समझा। मगर राधिका का ससुराल भरा पड़ा था। उसकी बड़ी जेठानी भी सबको अजीब नजरों से देख रही थी। 2 बिन ब्याही नंदे थीं जो बार बार भाभी भाभी कहकर राधिका के साथ लिपट रही थीं, मगर राधिका बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें खुद से दूर किए जा रही थी। मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, प्लीज सब लोग मेरे कमरे से चले जाएं, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। विमला देवी जाने के लिए खड़ी हुई जब उन्हें राधिका के कमरे से आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद राधिका के कमरे से उसकी दोनों नंदे और बड़ी जेठानी शर्मिंदा सा मुंह बनाकर बाहर निकल रही थी। विमला देवी मुस्कुरा दी। बिल्कुल इसी तरह करना, किसी से दबकर रहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अंदर आकर राधिका के कान में कहा और घर से बाहर निकल आई। श्यामलाल जी ये सब देख रहे थे। राधिका का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, हालांकि वह सब लोग इतना प्यार करने वाले हैं। तुम राधिका को समझाओ कि ससुराल में इस तरह का स्वभाव नहीं चलता, श्यामलाल जी ने वापसी में कहा। तो विमला देवी सर छटक कर रह गईं। रिसेप्शन वाले दिन भी राधिका का यही हंगामा था। उसे लहंगा पसंद नहीं आया था। विमला देवी ने खूब तमाशा लगाया और राधिका की सास और विवेक को गरीब, कंजूस और ना जाने क्या क्या कुछ कहा। वो बेचारा मेहमानों के सामने लाल चेहरा लिए शर्मिंदा सा होता रहा। उसने सिर्फ इतना कहा था कि राधिका, अगर तुम्हें लहंगा पसंद नहीं था तो मुझसे अकेले में भी कह सकती थी, यहाँ सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। मगर राधिका तो विमला के कंधे से लगी आंसू बहाती रही। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि श्यामलाल जी को मामला शांत करवाना पड़ा। रिसेप्शन के बाद घर आते उन्होंने राधिका के सर पर हाथ रखा। विवेक बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ घर बसाने की कोशिश करो, फालतू में अपनी माँ की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब मत करो। श्यामलाल जी तो ये कहकर घर आ गए, मगर राधिका ने ये बात फोन पर माँ को बता दी। विमला देवी श्यामलाल जी से बुरी तरह से उलझ पड़ी। सारी जिंदगी श्यामलाल जी इनसे दबते ही आए थे, क्योंकि खुद वो शांत स्वभाव के थे और विमला देवी तेज स्वभाव वाली थीं। राधिका ससुराल में कम और मायके ज्यादा आकर रहती और जितने दिन ससुराल में रहती वहां होने वाली एक एक बात माँ को फोन पर बताती रहती। विमला देवी भी सुबह उठते साथ नाश्ता करती और फोन मिलाकर बैठ जाती। राधिका जो देर से उठने की आदी थी, कमरे में ही नाश्ता मंगवाती और माँ को सारे दिन की रिपोर्ट देती रहती। नंदे अपना नाश्ता बनाती तो साथ भाभी का भी बना देती। जेठानी पहले तो सब चीजें अनदेखा करती रही, लेकिन जब महीना हो गया और राधिका ने घर के किसी काम को हाथ न डाला तो जेठानी को भी गुस्सा आने लगा। उसने एक दिन सास से कह भी दिया, माँ जी अब तो राधिका को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, आप हमारे बीच कामों का बंटवारा कर दीजिए, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। राधिका को चाहिए कि वो बाकी सबका काम नहीं तो कम से कम अपना और विवेक का काम तो कर लिया करे। जेठानी का कहना भी ठीक था। शाम में राधिका की सास ने विवेक और राधिका दोनों को बुलवा लिया। विवेक, मैं चाहती हूँ कि कल राधिका खीर में हाथ डाले और खाना बनाना शुरू करे। तुम्हारी बड़ी भाभी फिर से माँ बनने वाली हैं, तो उससे पूरे घर के कामकाज करवाना तो गलत होगा, सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। लेकिन राधिका अचानक बिदक कर उठ खड़ी हुई। तो ऐसा कहे ना कि आप मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाई हैं। जेठानी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो मैं क्यों उसकी सेवा करूं? मुझसे घर के काम नहीं होते। अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं कर लूंगी, वरना मुझसे कोई जोर जबरदस्ती ना करे, गुस्से में कहते हुए राधिका उठकर चली गई। विवेक शर्मिंदा सा हो रहा था। क्या करता, राधिका की अदाओं सुंदरता के आगे वो पहले ही अपना दिल हार चुका था। लेकिन उसे राधिका का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, वो सबके सामने कहकर उठ गया। लेकिन राधिका ने कमरे में जाते ही माँ को फोन खड़का दिया था। सिर्फ अपना और विवेक का काम करो, बाकी किसी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, विमला देवी ने सख्ती से कहा। श्यामलाल जी सुन रहे थे। राधिका का ससुराल है वो, उसे वहां दिल लगाने दो, अगर काम करने भी पड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है? श्यामलाल जी ने कहने की कोशिश की, लेकिन विमला देवी ने उन्हें टोक दिया। दूसरी ओर राधिका की जेठानी की तबीयत खराब हो गई थी। दोनों नंदे छोटी थीं,
वो काम करने की कोशिश तो करती, लेकिन उनके हाथ में वो सफाई न थी। मगर राधिका ने तो कसम उठा रखी थी कि वो अपने अलावा किसी का काम नहीं करेगी। किचन में गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा रहता, सास और ससुर का परहेजी खाना बनना होता, मगर वो मज़े से मोबाइल चलाती रहती। विवेक भी उसकी हरकतों से तंग होता जा रहा था। उस दिन भी उसके ससुर बाहर से वापस आए तो उन्होंने खाना मांगा। राधिका, बेटा मेरा खाना मुझे लाकर दे दो। कल भी खाने में थोड़ा नमक तेज था तो मेरा मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था। ससुर ने कहा तो राधिका ने मुंह बना लिया, मैंने तो खाना बाहर से मंगवाया है और आपका खाना बनाना तो मैं भूल ही गई। राधिका ने होटल का खाना लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने बेबसी से खाने की ओर देखा, मगर भूख लग रही थी, उन्होंने वो खा लिया। खाने में नमक मसाला काफ़ी तेज था। वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे। खाना खाते साथ ही उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। शाम तक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि सबके हाथ पैर फूलने लगे। किसने कहा था इतना तेल मसाले वाला खाना पिताजी के सामने रखो? जब विवेक ने ये कहा तो राधिका भी सामने से चिल्ला उठी, तो मैं कोई नौकरानी नहीं लगी तुम्हारे बाप के लिए खाना बनाती रहूं? तुम्हारी माँ के हाथ टूटे नहीं हैं, वो खुद बना लिया करे अपने पति का खाना। राधिका ने अभी इतना ही कहा था कि विवेक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मेरे माँ और बाप के बारे में ऐसे बात मत करो राधिका। राधिका मुंह पर हाथ रखे सदमे से खड़ी थी। थोड़ी देर बाद विवेक को एहसास हुआ उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मगर अब देर हो चुकी थी। राधिका अपना बैग लेकर घर से निकलती चली गई। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर राधिका आपे से बाहर हो चुकी थी। उसके ससुर की तबीयत बहुत खराब थी। विवेक उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट कर जाने के कारण उन्हें स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया था। एक हफ्ता वो अस्पताल में एडमिट रहे, मगर राधिका या उसके घर वालों में से किसी ने फोन करके भी ना पूछा। विवेक हैरान था, अपने ससुराल से उसे ये उम्मीद तो ना थी। दूसरी ओर राधिका ने घर में जाते ही रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। वो लोग मुझे मारते हैं। सास ने आज विवेक को इतना भड़काया, उसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसने इतनी झूठी कहानी सुनाई कि विमला देवी भी चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठाने लगी। कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ से जाने की, जब तक विवेक आकर तुम्हारे पैर नहीं पकड़ेगा तुम नहीं जाओगी। विमला देवी ने भी निश्चय कर लिया था। खुद श्यामलाल जी भी परेशान थे, मगर वो चाहते थे कि मामला ठंडा हो जाए। आखिर एक दिन उन्होंने विवेक को फोन कर ही लिया। दूसरी ओर विवेक ने जब उन्हें बताया कि उसके पिताजी एक हफ्ते से अस्पताल में एडमिट थे तो श्यामलाल जी हैरान रह गए। और जब विवेक ने उन्हें पूरी बात बताई तो श्यामलाल जी खुद शर्मिंदा हो गए। उन्होंने विवेक को घर बुला लिया। विवेक राधिका को मनाने आया तो उसे देखते ही राधिका ने मुंह बना लिया। माँ, इसे बता दे कि मैं इन कंजूसों के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर ये मुझे लेकर जाना चाहता है तो पहले मेरे लिए अलग घर बनाए। उसने खड़े खड़े हंगामा मचा दिया था। विवेक कुछ पल तक बेबसी से उसे देखता रहा, मगर अब उसकी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। तुम घर बसाने वाली औरत हो ही नहीं, तुम अपने माँ बाप के घर रहना चाहती हो। अलग घर बनाना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं कल वकील से बात कर लूंगा और डाइवोर्स के पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे। ये कहता हुआ वो घर से निकलता चला गया। राधिका कुछ पल तो सकते में खड़ी रही और फिर माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मगर श्यामलाल जी ने अपना सर पकड़ लिया था। अभी तो उन्होंने राधिका की शादी पर लिया हुआ उधार भी चुकता ना किया था। क्या राधिका सच में डाइवोर्स लेकर वापस आ बैठी थी? उनका दिल घबराने लगा। वो बड़ी मुश्किल से चारपाई का सहारा लेकर उस पर बैठते चले गए। राधिका पहले तो रोती धोती रही, लेकिन विमला देवी होशियार औरत थी। उन्होंने फौरन से राधिका का हाथ पकड़ा। अरे चिंता मत कर, ये घटिया लोग तो तेरे लायक ही नहीं थे। मैं तेरे लिए दूसरा घर ढूंढूंगी जो तेरे लायक होगा। राधिका आंसू साफ करते हुए खड़ी हो गई। श्यामलाल जी का दिल चाहा कि अपना सर पीट लें। शादी कोई गुड्डे गुड़िया के खेल तो नहीं था। वो खामोशी से घर से निकल गए। वापस आए तो घर में माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। बहू, जरा एक गिलास पानी देना, श्यामलाल जी ने लाउंज में रखे छोटे से सोफे पर बैठते हुए कहा। तो उनकी बहू मेघना किचन में पानी का गिलास ले आई। उसका चेहरा परेशान लग रहा था। क्या बात है, क्या सूरज अभी तक घर नहीं आया? श्यामलाल जी ने अपने बेटे और उसके पति का नाम लिया तो बहू धीरे से बोली, वो आ गए थे, मगर राधिका ने कहा कि घर में बनी हुई सब्जी नहीं खानी, इसलिए उसके लिए पनीर लेने गए हैं। इतना कहकर मेघना फिर से किचन में चली गई। श्यामलाल जी ने ठंडी सांस ली। बेटी की परवरिश बहुत खराब हुई थी, लेकिन अब वो वाकई में परेशान हो रहे थे। कर्ज लेने वाले बार बार फोन कर रहे थे। पेंशन में से जोड़ तोड़ करके वो बड़ी मुश्किल से पहले ही कर्ज अदा कर रहे थे और अब राधिका के बढ़ते हुए खर्चों ने उन्हें और ज़्यादा परेशान कर दिया था। मगर वो नहीं जानते थे कि घर में एक नई मुसीबत आने वाली है। उस दिन श्यामलाल जी सुबह सुबह उठे तो सूरज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मेघना जल्दी से किचन से नाश्ता लाकर उसके सामने रख रही थी। कमरे से उसके छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थीं।
बहू तुम्हारा बेटा शायद दूध मांग रहा है, 6 महीने का तो है अभी, उसे छोड़कर इतनी देर के लिए कामों में मत लगा करो, श्यामलाल जी ने प्यार से कहा। वो जल्दी से चाय कप में डालकर सूरज के सामने रखते हुए बोली, बस अभी जा रही हूँ उसे उठाने। वो कमरे में गई और छोटे बच्चे को उठाकर बाहर ले आई। उसके हाथ में फीडर था। सामने कुर्सी पर बैठकर वो उसे फीडर पिलाने लगी। श्यामलाल जी नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर उन्होंने बहू को तंग न करना ठीक नहीं समझा। तभी अंदर से राधिका और विमला देवी बाहर निकली। भाभी जल्दी से मुझे एक कप चाय दे दे, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। राधिका आंखें मसलते हुए सामने सोफे पर ढेर हो गई। राधिका, चाय बनी हुई है, तुम किचन में जाकर अपने कप में डाल लो, मैं छोटू को दूध पिला रही हूँ। ये बहुत रो रहा था, उनकी बहू ने आराम से जवाब दिया। मगर राधिका अचानक ही भड़क उठी। देख रही हैं माँ, भाभी किस तरह मुझे जवाब दे रही हैं। सबके काम करती हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही इन्हें बुरी लगती हूँ, क्योंकि मैं तलाक लेकर इस घर में जो आकर बैठ गई हूँ। अब इन्हें मेरा खाना पीना उठना बैठना सब बुरा लगता है। उस दिन भी भाई मेरे लिए पनीर लाए तो भाभी ने इतना मुंह बनाते हुए खाना बनाया था कि पूछो मत। इनसे पूछ ले, अगर इन्हें मेरा यहाँ रहना बुरा लगता है तो मैं कहीं आश्रम में चली जाती हूँ। राधिका ने अचानक माहौल को गलत रंग दे डाला था। बहू हक्का बक्का रह गई। विमला देवी अचानक से बोली, अरे तुम क्यों जाओगी आश्रम? ये कहीं की महारानी है जो तुम्हें यहाँ से निकालेगी? ये घर तुम्हारे भाई और बाप का है, इसका नहीं। देख रहे हो सूरज, तुम्हारी पत्नी को मेरी बच्ची बोझ लगने लगी है। अरे उसके बाप की पेंशन आती है, तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही वो। विमला देवी ने भी राधिका की बात को पूरी पूरी शय दी। सूरज जो पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, एकदम झुंझुला सा गया। यार तुम उठकर इसको एक कप चाय का नहीं दे सकती? बच्चे को माँ को पकड़ा दो और जाकर इसे चाय दे दो। फालतू में बात का तमाशा बना देती हो तुम लोग। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए उठ खड़ा हुआ। श्यामलाल जी ने एक नजर अपनी बहू को देखा, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो खामोशी से बच्चे को वहीं रोता छोड़कर किचन में चली गई। राधिका के लिए चाय लेकर वो आई तो विमला देवी ने नाश्ते का आदेश दे दिया। वो खामोशी से किचन में चली गई। बच्चा वहीं रोता रहा। श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर छोटे बच्चे को उठाया और घर से बाहर निकल गए। काफी देर उसे इधर उधर टहलाकर जब वो वापस लाए तो बहू ने नाश्ता बनाकर उनके सामने रख दिया था। धन्यवाद पिताजी, आपने छोटू को उठा लिया। श्यामलाल जी ने बच्चा उसे वापस दिया। उनकी बहू बहुत सुशील और सच्ची थी। विमला देवी के तेज स्वभाव के सामने भी वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन श्यामलाल जी साफ देख रहे थे कि जब से राधिका की तलाक हुई थी उसे अपनी भाभी एक आंख ना भाती थी। वो अलमारी में लटके वो उसके नए कपड़े निकाल कर पहन लेती। किचन में वो सारा काम समेट कर जाती तो राधिका जानबूझकर गंदे बर्तन फैला देती। घर का कोई काम काज न करती। मेहमान आते तो राधिका फटाफट अपने कमरे में बंद हो जाती। मेघना का बच्चा छोटा था, वो बेचारी सारा दिन घन चक्कर बनी रहती। मगर राधिका को सबसे ज्यादा बुरी जो चीज लगती थी वो ये थी कि सूरज के आने पर मेघना जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती थी। सूरज उसे देखता तो खुश हो जाता था। आते हुए अक्सर वो उसके लिए फूलों के गजरे या कोई गिफ्ट ले आता था। भाई और भाभी को खुश देखकर राधिका अंदर ही अंदर कुर्ती जा रही थी। उसे रह रहकर याद आता विवेक भी उसकी इस तरह उस पर जान छिड़कता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने तलाक दे दी। यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और आखिर एक दिन उसके अंदर की जलन बाहर आ गई जब सूरज अलमारी में से एक सफेद रंग की शर्ट निकालकर बाहर आया। मेघना, मेरी ये वाली शर्ट ध्यान से इस्त्री कर देना। आज ऑफिस में मीटिंग है, सबने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनकर आना है। मेरे पास बस यही एक वाइट शर्ट है, देखना कहीं खराब ना हो जाए, वरना आज की मीटिंग रह जाएगी और ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज यह कहता हुआ इस्त्री स्टैंड पर पास शर्ट रखकर खुद बाहर निकल गया था। मेघना किचन के कामों में बिजी थी। उसने आवाज़ लगा दी कि अभी इस्त्री कर देती हूँ, लेकिन बाहर खड़ी राधिका ने सब सुन लिया था। वो लपक कर स्टैंड के पास गई और प्रेस का स्विच ऑन कर दिया। मेघना अभी तक बाहर ना निकली थी। राधिका बेताबी से प्रेस गर्म होने का इंतजार कर रही थी। उसने सूरज की शर्ट स्टैंड पर फैलाई और जैसे ही प्रेस ऊपर रखी, तेज गर्म प्रेस ने सफ़ेद शर्ट को बीच में से जला डाला। बड़ा सा छेद बन गया। राधिका के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज तो इस मेघना का काम तमाम ही समझो। प्रेस को वापस बंद करके रखते हुए वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। शर्ट वापस गोलमोल करके उसने स्टैंड पर रखी और खुद अंदर चली गई, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेघना किचन से निकली और जल्दी से आकर प्रेस ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने शर्ट फैलाकर स्टैंड पर डाली, बीच में बड़े से छेद को देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए। ये क्या हुआ? ये जल कैसे गई? उसने हैरत से सवाल किया और ठीक उसी टाइम सूरज अंदर आया। हो गई प्रेस शर्ट? उसने पूछा। तभी उसकी निगाह जली हुई शर्ट पर पड़ी। ये क्या किया तुमने? कहा भी था कि ध्यान से प्रेस करना। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मैंने बताया भी था कि आज की मीटिंग में जाना कितना ज़रूरी है। कितनी बेवकूफ़ औरत हो तुम। सूरज गुस्से का तेज था। शुरू हुआ तो फिर चुप ही ना हुआ। मेघना बेचारी रुहासी सी हो गई और तभी राधिका अंदर से निकली।
मैंने खुद देखा था, भाभी जानबूझकर प्रेस तेज करके शर्ट को जला रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मुझ पर गुस्सा करते रहते हो ना, अब देखना तुम्हें भी मजा आएगा। राधिका ने सफाई से झूठ बोला तो मेघना की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। मगर सूरज का दिल चाह आगे बढ़कर मेघना का मुंह नोच ले। जानबूझकर किया तुमने ये सब? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझसे बदला लेने चाहती हो? इतनी नफरत भरी है मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में? वो चिल्लाने लगा। विमला देवी अंदर से बाहर निकल आई थी और श्यामलाल जी भी अपने कमरे से आ गए। अरे ये तो इस लायक ही नहीं है कि इसे इस घर में रखा जाए। तू डाइवोर्स दे दे इसे, मैं तेरी शादी किसी दूसरी लड़की से कराऊंगी जो समझदार और घर चलाने वाली होगी। इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिकते और आज जो साफ पता चल गया कि इसके अंदर तेरे लिए कितनी नफरत है। विमला देवी आगे बढ़ते हुए कह रही थी। सूरज भी गुस्से में आग बबूला हुआ जा रहा था और राधिका तो आग लगाकर अब मजे से मुस्कुरा रही थी। मेघना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वैसे ही डरपोक सी थी, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। श्यामलाल जी भी सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कुछ देर पहले राधिका को प्रेस लगाते हुए देख लिया था। सारा मामला उनकी समझ में आ गया। विमला देवी और राधिका जोरों शोर से सूरज को कह रही थी कि वो मेघना को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दे और लग भी रहा था कि सूरज अभी मेघना को घर से निकाल देगा। तभी अचानक श्यामलाल जी आगे बढ़े। जरा एक मिनट रुको, ये डाइवोर्स का जो खेल घर में रचा रखा है, इसमें थोड़ा सा हाथ मैं भी बटा देता हूँ। सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। वो विमला देवी को घूर रहे थे। तुमने ना अपनी बेटी का घर बसने दिया और अब अपने बेटे का बसा बसाया घर भी खराब करने पर तुली हो। विवेक एक अच्छा इंसान था, मगर तुम लोगों को उसकी कदर नहीं आई और ये सब अब मेघना के साथ कर रहे हो। राधिका को तो मैं ना बचा सका, मगर सूरज का घर खराब नहीं होने दूंगा। राधिका ने खुद ये शर्ट जलाई है क्योंकि तुम दोनों मेघना का डाइवोर्स करवाना चाहती हो, लेकिन अब नतीजा खुद ही भुगतो। इतना कहते श्यामलाल जी गुस्से से विमला देवी की ओर पलटे और दौड़ते हुए बोले, विमला, टाइम लायक नहीं है कि मेरे घर में रहो। निकल जाओ तुम इस घर से। तुमने अपनी बेटी की डाइवोर्स कराई और अब मेरे बेटे की भी कराना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, कल ही कोर्ट से नोटिस तुम्हें भिजवा दूंगा। विमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस उम्र में तलाक का जो धब्बा लगा था वो तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। सभी सख्ते में खड़े थे। श्यामलाल जी ने विमला देवी के हाथ के इशारे से बाहर निकलने को कहा और खुद आराम से अंदर कमरे में चले गए थे। सूरज भी सच जानकर हैरान था, मगर सभी सदमे में थे। विमला देवी फूट फूट कर रोने लग गई थी। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी औलाद का घर उजाड़ने की कोशिश की थी और आखिरकार उन्हें उसका फल मिल गया था। सामान समेटकर अपने भाई के घर जाते हुए वो यही सोच रही थी कि भाभी उन्हें स्वीकार करेंगी या नहीं, क्योंकि अपनी साजिश के स्वभाव के कारण उन्होंने किसी भी भाभी से बनाकर न रखी थी। मेघना खामोश खड़ी थी। माँ के जाने के बाद राधिका की भी हैसियत घर में खत्म हो गई थी। श्यामलाल जी उसे मेघना पर कोई जुल्म न करने देते थे। जल्दी उन्होंने एक दूसरा घर देखकर राधिका का रिश्ता फिर से तय कर दिया था। विमला देवी को अभी डाइवोर्स के पेपर्स न भेजे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने वापस आकर श्यामलाल जी से बहुत माफ़ी मांगी और अब वो बदल गई थी। इस उम्र में भी घर रहकर उनके होश ठिकाने आ गए थे। राधिका की शादी जहाँ हुई वहाँ उसे वो सहूलतें तो ना मिली थी जो विवेक की घर थी, मगर ना चाहते हुए भी वो गुजारा करने पर मजबूर थी, क्योंकि श्यामलाल जी ने उसे वापस आने से सख्ती से मना कर दिया था। ठंडी सांस लेकर वो सोचते, अगर यही सख्ती वो विमला पर पहले कर लेते तो शायद इतना नुकसान ना होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।